हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3.14 मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स से लेंगे तो ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स हम तभी बोलेंगे जब उसके पास क्या हो, केवल एक ही कॉलम हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका जो यहाँ पे मान लीजिए 2 3 4, तो क्या हो गया, इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। चाहे इसमें रो कितना हो, हमको मतलब नहीं है। रो कितना है इसमें? 3 रो है, तो 3/1। ठीक है, वो हो, या फिर इसका ऐसे हो, अगर ए इज इक्वल टू आपको हो 2 3 4 5, यानी कि 5 रो हो। ठीक है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि सिर्फ जो मैट्रिक्स है उसका ये जो कॉलम जो है, ये कॉलम को डिनोट करता है। जो कॉलम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओनली वन कॉलम होना चाहिए। तो इसे बोलेंगे हमें क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 √3 -1 और 1/2। ठीक है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितना रो है? 1 2 3 4 रो है। ठीक है, तो 4/1। ठीक है, इसमें कॉलम कितना है? ओनली वन कॉलम। ठीक है, डेट्स वाई हम इसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, अगर इन जनरल बात करें, ठीक है, तो इन जनरल क्या होगा? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है m/1 ऑर्डर का। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है m/1 ऑर्डर का। ठीक है, वो भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्यों कॉलम मैट्रिक्स होगा? कि इसमें कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो वो देखिए, m/1 कहने का मतलब क्या होता है? m/1 कहने का मतलब होता है, m जो है वो रो होता है। क्या होता है? रो होता है। ठीक है, और ये 1 जो है वो क्या होता है? वो कॉलम होता है, कॉलम होता है। ठीक है, तो इसमें कितने रो हैं? m रो हैं और 1 कॉलम है। चूंकि 1 कॉलम है इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या होता है। तो अगला टाइप होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स की तरह होता है कि रो मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि रो की जो नंबर ऑफ रोज होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। उसमें केवल एक ही रो होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, उसके एंट्री स्टेप से दे रखा हो 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉलम कितना है? 1 2 3 कॉलम है, उससे मतलब नहीं है। रो 1 होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1/3। ठीक है, 1/3 हुआ ना, तो इसका मतलब ए वाला 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ रो है वो 1 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अब b इज इक्वल टू कितना है? -1/2 √5 2 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 1/4। ठीक है, 1/4, यानी कि इसका कहने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 है, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, और कॉलम कितने इसमें? 4 कॉलम है। देखिए कैसे 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है, अगर उसी तरह इन जनरल बात करें, हम इन जनरल बात करें तो कोई मैट्रिक्स बी है। ठीक है, जिसमें रो कितने हैं? 1 है और कॉलम n है, तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रो की जो संख्या है वो कितनी है? नंबर ऑफ रोज 1 है, डेट्स वाई इट्स कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। यानी कि जिस भी मैट्रिक्स में ओनली सिंगल रो हो, एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिस मैट्रिक्स में केवल सिंगल कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, थर्ड आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो बोल रहा है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए, और मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए क्योंकि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 4 0। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2। तो ये दोनों क्या हैं? नंबर रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या है? इक्वल है, यानी कि दोनों का नंबर जो है वो इक्वल है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर इस तरह, अगर ए मान लीजिए ए इज इक्वल टू 2 रहता, 3 रहता, यहाँ पे 4 रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रहता हमारा? 1 2 3।
ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 2/3 हो गया है, ठीक है। अच्छा अब एक जब 2/3 हुआ तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी जितना रो है उतना कॉलम नहीं है, इसलिए क्या हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ए दिया हुआ है, इसका एंट्री क्या है 3 -1 0 3/2 3/2 1 4 3 -1। ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें कितने रो हैं 1 2 3 रोज हैं, ठीक है। इसमें 3 रोज हैं और कॉलम भी कितने हैं 1 2 3, तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इन जनरल बात करें कोई m/n का मैट्रिक्स हो, क्या हो कोई m/n का मैट्रिक्स हो, मान लीजिए m/n का मैट्रिक्स है, तो उसके स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे जब उसमें जो कॉलम होगा और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि ए को हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है n है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है n है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इस ए को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे जे स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए इज इक्वल टू कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n ऑर्डर का है, ठीक है। अच्छा n ऑर्डर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ जो देन एलिमेंट्स एंट्री जो होगा A11 A22 ANN, यानी कि डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। आर सेड टू बी कंस्टिट्यूट द डायगोनल, तो हम क्या बोलेंगे डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। जैसे में यहाँ पे क्या है 1 4 6, इसे हम क्या बोलेंगे डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसको हम क्यों बोलेंगे क्योंकि ये कौन सा एंट्री है, ये अगर इसको हम ऐसे सिंपल लिखें ऐसे ए इज इक्वल टू, तो देखिए ये A11 है, A12 है, A13 है, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, इस तरीके यहाँ पे लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ठीक है, और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, उस तरह यहाँ पे करेंगे हम। तो फर्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होगा A11 A22 A33, ठीक है, इस टाइप से ही होगा। तो देखिए तो यहाँ पे A11 कितना है 1 हो गया, A22 कितना हो गया 4 हो गया और A33 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 4 6, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं अगला जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij m/n इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि देखिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ के इधर जो भी एलिमेंट है इधर जो भी है सब का सब 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जांपल समझिए, ये जो B मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डायगोनल एलिमेंट कितना है -1 और 2, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी दोनों जो एंट्री है वो 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। उस तरह इसमें जो है, इसमें जो 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसमें पहला है -1.1, ठीक है, और सेकेंड है 2 3। देखिए केवल डायगोनल एंट्री है, बाकी एंट्री सब 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया है, लेकिन कंडीशन यह है कि इसको जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना वो सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए 3 है तो सब में यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो बस यही बोल रहा है, इसे हम क्या बोल देंगे स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। जैसे में यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या है डायगोनल एलिमेंट 1 और -1, यानी कि दोनों में सेम डायगोनल एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि सेम एलिमेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर 1 एंड रेस्ट आर 0, ठीक है। अब देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसके क्या हो डायगोनल जो एंट्री है, यानी डायगोनल एंट्री है वर्ड 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। अच्छा अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है।
स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, तो इसमें तो डायगोनल एलिमेंट सेम तो है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो सकते हैं, ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में ए वाला जो है इसमें गारंटी है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए 1 ही होना चाहिए। अगर 1 के अलावा आपको कोई दूसरा आ गया, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर हम ले लें 3 ले लें 3 ले लें 3 ले लें, तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो गया, नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में क्या होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए उनकी एंट्री 1 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो इस तरह बोल सकते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसकी एंट्री सेम होती है, 1 1 1 सेम है, ठीक है। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स में तो एंट्री, स्केलर मैट्रिक्स में एंट्री तो सेम होती है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एंट्री 1 1 ही हो, ठीक है। इसीलिए सभी के सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट सभी के सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसी को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, इफ़ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि जिसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे मान लीजिए बी बना रहे हैं, ठीक है, तो 0 0 0, यानी कि सभी इसके एंट्री जो हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स, चाहे कितना हो बड़ा मैट्रिक्स बनाए, मान लीजिए 3/3 के बना रहे हैं, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि सभी के सभी इसके जो एंट्रीज होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो इसको 0 से, ऐसा बड़ा सा 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब होंगे। देखिए, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है दे हैव द सेम ऑर्डर, कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होने चाहिए, ठीक है। सेम ऑर्डर कहने का क्या मतलब है कि अगर ये मैट्रिक्स 2/2 का है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स ए मान लीजिए 2/2 का है, तो यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स बी जो होगा वो भी 2/2 की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या उस हमको मतलब नहीं है, बट ये दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, देखिए बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एलिमेंट कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, बी के जो उसको बी के कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, यानी कहने का मतलब है कि अगर ए में जो पहला एंट्री जो है वो बी के पहले एंट्री से कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, बी दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी कि दोनों का जो पहला एंट्री है, इससे मैट्रिक्स ए का पहला एंट्री और बी मैट्रिक्स का पहला एंट्री आपस में बराबर होना चाहिए, दूसरा एंट्री इसका और इसका दूसरा एंट्री आपस में बराबर होना चाहिए, तीसरा एंट्री इसका और तीसरा एंट्री का आपस में बराबर होना चाहिए, चौथा एंट्री इसका और चौथा एंट्री इसका आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब जैसे में इसमें क्या है, इसमें पहला एंट्री 2 है, इसका भी पहला एंट्री 2 है, बराबर है, सेकेंड एंट्री 3 है, इसका सेकेंड एंट्री 3 है, बराबर है, ठीक है। थर्ड 0 है, इसका भी 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो देखिए इसमें यानी कि जो एलिमेंट इसके फर्स्ट पोजीशन पे था वही एलिमेंट इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे है, दैट्स वाई ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है, दोनों इक्वालिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इक्वल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। बट अगर इसी चीज़ को हम उल्टा कर दें, यहाँ पे देखिए ये भी दोनों 2/2 का मैट्रिक्स है, ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, लेकिन सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि इसका पहला एंट्री 3 है और इसका पहला एंट्री 2 है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, तो ये आपस में क्या हो गया, ये दोनों मैट्रिक्स है वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है, बट यहाँ पे क्या था, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के बराबर नहीं है, ठीक है, इसका जो दूसरा एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं है, यानी कोई एक मतलब एक कंडीशन फेल होना चाहिए कि पहला के बराबर नहीं हो, दूसरा के बराबर नहीं हो, तो आपस में वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कंडीशन दे रखा हो कि ये दो इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि ए और ए दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो ऑटोमेटिक जो इसका पहला एंट्री होगा ना इस मैट्रिक के पहले एंट्री के बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू -1.5 पे अब लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सेकंड एंट्री इसका सेकंड एंट्री के बराबर, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 हो गया, a इज इक्वल टू √6 हो गया, b इज इक्वल टू 3 हो गया और c इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। इसी बेस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम।
बोल रहा है, देखिए इक्वल साइन दिया है ना कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। क्या है? ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हमें क्या करना है, ए बी सी एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पहला एंट्री इसका है इसके पहले एंट्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से x क्या हो गया, माइनस का 3। अच्छा, इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तो यहाँ पे इसे कंपेयर कर लिए और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, उसी जिसका तीसरा एलिमेंट होगा इसका तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, एक बार इरेज करें इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस का 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए इस काम करते हैं, 3y को साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस का 3y और इस माइनस 7 को साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 7। तो देखिए कितना हो गया आपको, तो माइनस 2y और माइनस 3y, तो माइनस का y हो गया और माइनस का 2 और 7 कितना हो गया है, 5 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये y जो है वो कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, तो हमको पहले भी उतना ही मिला हुआ था यहाँ से जब हमने सोल्व किया। ठीक है, तो माइनस का 5 मिला। उसी तरह हम क्या करेंगे अगले नंबर के लिए, तो हमें देखिए एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल गया। ठीक है, हमने यहाँ से सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इम्प्लाई दैट a का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 2 हो गया। उसी तरह हम यहाँ से कर लेंगे सोल्व, यहाँ से b का वैल्यू मिलेगा तो देखिए उसको भी सोल्व करते हैं हम। तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा b माइनस 3 बराबर हो जाएगा, ये जो एंट्री है इसका एंट्री है इसके एंट्री के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 2b प्लस का 4। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, अब देखिए इस b को इस साइड लाइए तो b माइनस 2b बराबर हो जाएगा ये प्लस का 4 और ये माइनस की जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 3। ठीक है, तो b में से माइनस का 2b गया तो कितना हो गया, माइनस का b बराबर हो गया 7, यानी कि b इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 7। ठीक है, तो देखिए b इज इक्वल टू माइनस 7 यहाँ पे निकला हुआ है। अब हमारा थर्ड वैल्यू निकालना है c का, तो c का भी निकालते हैं सेम ऐसे ही, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हमने c अभी यहाँ से निकाल लो। ठीक है, इसमें c है तो ये बराबर किसके, इस 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू लिखेंगे 2c प्लस 2। ठीक है, तब 2 को इस साइड लाएंगे उठा के तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 2c। अब देखिए ये जो 2c जो है इंटू में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2/2 इज इक्वल टू c। तो माइनस का 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। इस तरह हमने सभी एंट्री मिल गया, a भी निकाल लिए, b भी, c भी, x भी। इसमें एक चीज़ ध्यान बस सिर्फ हमको यहीं रखना है कि जो इसका पहला एंट्री जो होगा, यहाँ पे समझिए एक मिनट, ये जो पहला एंट्री जो होगा इसके पहले एंट्री के बराबर होगा, दूसरा एंट्री जो होगा दूसरे एंट्री के बराबर होगा, तीसरा एंट्री जो होगा तीसरे एंट्री के बराबर होगा। ठीक है, उस तरह जो चौथा होगा चौथे के, पाँचवा पाँचवें के, छठा छठे के, इस तरह से हम कंपेयर करके, ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d। इससे वैल्यू क्या लेगा, a b c ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, यानी कि और देखिए इक्वल टू का साइन दिया ना, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो पहला एंट्री है इसके पहले एंट्री के बराबर होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, दूसरा जो एंट्री है दूसरे एंट्री के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तीसरा जो है तीसरे के बराबर हो गया, लिख लिया। चौथा जो है चौथे के बराबर है, हमने यहाँ से लिख लिया सबको। अब सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो कितना है, 2b पहला जो है 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 2b प्लस b इज इक्वल टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। अभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं, पहला से इतना हुआ हमको। अब देखिए a और b दूसरे किस में है, इस वाले में ना, इस वाले में a किसके 3 के बराबर है। तो यहाँ पे सोल्व कीजिए इसको, तो हो जाएगा आपको a माइनस 2b
इज इक्वल टू -3। तो अभी हम इसको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इसको। कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। देखिए पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पे सोल्व करते हैं। 2a + b इज इक्वल टू कितना है, ये किसके बराबर है, 4 के। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, ठीक है। सेकेंड में क्या है, इसमें भी a और b का एंट्री है ना, तो कितना है, a - 2b इज इक्वल टू -3। तो a - 2b इज इक्वल टू कितना है, -3। तो हमने -3 निकाल लिया। अच्छा अब देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, तो सिंपल है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, दोनों का कोफिशिएंट एक के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, दोनों में बराबर करते हैं। तो इसमें 2 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले इक्वेशन में, इसके कोफिशिएंट से इसके, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि इस a के कोफिशिएंट से, यहाँ पर समझिए, इस a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, तो इससे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो देखिए कैसे आप करते हैं, तो इसमें अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। बट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इसको एक बार हम थोड़ा इरेज करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये क्या है इधर, और ये -6 होगा ना, तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -6। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए। तो सोल्व करेंगे, देखिए दोनों बराबर आ गया ना, तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे, साइन चेंज करते हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा, 1b और 4b, ये कितना हो गया, 5b बराबर 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से b निकालिए, तो b इज इक्वल टू कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 आया, तो यहाँ से देखिए b इज इक्वल टू 2 दे रखा है ना यहाँ पे, सोल्व करके, ठीक है। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों में से किसी में भी हम क्या करेंगे, b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करके देखते हैं यहाँ पे, तो कितना है, 2a + b इज इक्वल टू 4 है, तो हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 2a प्लस का b कितना आया था, 2 आया था ना, तो 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू होगा आपको 2, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2, और फिर यहाँ से हम a निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपको, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये 1 आया हुआ है ना यहाँ पे अभी हम हमको दिखा रहे हैं, वो ये कितना है हमको, ये 1 आया हुआ है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उस तरह हम अगला भी क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए अगला क्या है, इस c और d इसमें दोनों में है ना, तो 5c - d इज इक्वल टू 11 है, 5c - d इज इक्वल टू 11 है, और 4c + 3d इज इक्वल टू 24 है। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इसी को इरेज कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। देखिए कितना है, पहला 5c - d, 5c - d बराबर है किसके, 11 के, ठीक है। और फिर आ रहे हैं तो 4c + 3d बराबर है 24 के, 4c + 3d बराबर है कितने, 24 के। एक बार मिला लेते हैं, बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किसी को कोफिशिएंट इक्वल कर लिए, देखिए यहाँ पे d का करते हैं, क्योंकि ईजी रहेगा, हमको एक ही रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, -1 है, इसका 3 है, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से। तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपको हो जाएगा, जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपको हो जाएगा 33, 11 3 जा 33, ठीक है। अच्छा, और सॉरी 33 हुआ ना,
और इसमें हमें क्या करना है, इसके 1 से मल्टीप्लाई करना था, इसमें हम अभी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक बार और समझिए इसको थोड़ा। इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था ना, -1 से, इसका कोफिशिएंट -1 था तो -1 से मल्टीप्लाई किया था। चाहे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ, इस इक्वेशन में एक्चुअली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा। अब माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस नहीं, अब इसको दोनों को ऐड करें क्योंकि इसका साइन माइनस का, इसका प्लस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हुआ। तो कितना हुआ, 15 में से 4 गया तो हो गया 11C इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करें कितना होगा, 3 और 4 7 और 3 और 2 हो गया आपका 5, तो 57 हो गया। तो इसका C निकालेंगे कितना हो जाएगा, 57/11। देखिए इतना है 57, कहीं मिस्टेक हो रहा है ना। अच्छा फिर इसको दोबारा सोल्व करते हैं। कि इसको देखिए कैसे करेंगे हम, यहीं पे सोल्व करते हैं ना इसको। ठीक है, तो कितना था, तो यहाँ पे था 5C - D इज इक्वल टू 11 और हो जाएगा 4C + 3D इज इक्वल टू 24। तो इसमें कितना से हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15C, ठीक है। इसको हटाइए, 15C हो गया। इसमें 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3D, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 33। और फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा 4C, इसमें करेंगे तो प्लस 3D और इसमें करेंगे तो 24 का 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए कैंसिल आउट हुआ और ये कितना हुआ, 15 और 4 हो जाएगा 19C, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 57, अच्छा हमने वहाँ पर माइनस कर दिया था, 57 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने C निकाल लिया, तो C कितना हो जाएगा 57/19। तो कितना हो जाएगा 19 3 जा 57, तो C कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको C 3 मिला। अब क्या करेंगे, इस C का वैल्यू, ये जो C का वैल्यू है वो इस किसी में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 5C - D इज इक्वल टू 11, ठीक है। हमको C वैल्यू 3 मिल गया है, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 - D इज इक्वल टू 11। तो दिस इम्प्लाई दैट, तो कितना हो जाएगा 15 - D इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से D निकालेंगे तो D हो जाएगा 15 - 11, तो 15 में से 11 तक गया था, कितना हो गया 4। तो ABCD हमको चारों वैल्यू मिल गया। आई होप कि क्लियर हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।